नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में एक और समाज शास्त्र के एक और पार्ट पर आज हम आईएमपी क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय समाज एवं संस्कृति वाले सब्जेक्ट पर। जी हां दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में इस सब्जेक्ट को स्पेशली समाज शास्त्र के अंतर्गत लिया जा रहा है। लगभग प्रत्येक यूनिवर्सिटी में बीए फर्स्ट ईयर में इसको फॉलो किया जा रहा है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो इसको बीए फर्स्ट सेकेंड या थर्ड ईयर में कवर कर रही है, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटी इसको बीए फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2024 के एग्जाम में जिनके आने की पूरी संभावनाएं हैं। और इस सेशन के माध्यम से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही प्रकार के कंटेंट आपको प्राप्त होंगे। यदि आप इंग्लिश मीडियम से भी है तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको इंग्लिश में भी कंटेंट मिलेगा और हिंदी में भी कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा यदि आप नए छात्र हैं तो ध्यान देने योग्य बात है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको सभी सब्जेक्ट की डिटेल क्लासेस, लेक्चर और उनके साथ में नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जाती है। इस प्लेटफॉर्म पर किसी प्रकार का कोई चार्ज या कोई फीस आपसे नहीं ली जाती है। यदि आप प्लेलिस्ट विजिट करते हैं इस प्लेटफॉर्म की तो आपको एक लंबी लिस्ट नजर आएगी दोस्तों, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के या बीए सेकेंड या बीए थर्ड ईयर के ऑल सब्जेक्ट कवर करे हुए हैं। ये सारे सब्जेक्ट पूरे विस्तार से पढ़ाए गए हैं जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और आज मैं फिर से रिपीट कर दूं, 15 ऐसे प्रश्नों पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम 2024 के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्या है दोस्तों? भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। नए छात्र है तो उनके लिए मैं रिपीट कर दूं, वैसे हर सेशन में बोलता हूं, पुराने छात्रों को पता भी है। दोस्तों जहां पर मैं मार्क कर रहा हूं ना, वो प्रश्न की टर्म है, वो मेन कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिएगा। प्रश्न की भाषा पर फोकस मत कीजिए, क्योंकि भाषा तो परिवर्तित हो सकती है एग्जाम में, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता है। तो याद रखिएगा क्या पूछे जा रहा है यहां से पर आपसे, भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अर्थात कि भारतीय समाज का इतिहास आपसे पूछे जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन होगा वर्ण से आप क्या समझते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण से आशय और वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या है बताइए। दो कॉन्सेप्ट आपसे यहां पर पूछे गए हैं, वर्ण क्या है और वर्ण व्यवस्था की विशेषता क्या है। व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ण, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ण सिस्टम। क्लियर है? अथवा में इस प्रश्न को पूछा जा सकता है कि वर्ण व्यवस्था पर एक निबंध लिखिए, एक संक्षेप में निबंध लिखिए। क्लियर है ना? आइए सेकंड क्वेश्चन पे थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट जहां पर आवश्यकता होगी जिस प्रश्न को डिस्कस करने की उसको हम डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको कहां से और किस तरह से मिलेंगे। आइए तीसरा प्रश्न है, जनजाति से आप क्या समझते हैं। जनजाति से आप क्या समझते हैं, जनजाति की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। क्लियर है ना? दो कॉन्सेप्ट यहां पर लिए गए हैं, जैसे प्रश्न नंबर 2 में दो कॉन्सेप्ट थे, वर्ण व्यवस्था से लेकर के वर्ण व्यवस्था होती क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। इसके अलावा तीसरे क्वेश्चन में जनजाति क्या है और जनजाति की विशेषताएं क्या है। दो कॉन्सेप्ट अथवा में जाएंगे आप तो पूछा गया है कि जनजाति क्या है, इसके प्रमुख लक्षणों को समझाइए। तो ये आपके तीन कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, जनजाति क्या है, जनजाति की विशेषताएं और जनजाति के लक्षण। क्लियर है? तो यहां पर विशेषता और लक्षण लगभग जो है काफी मैच होते नजर आएंगे। दोनों ही कॉन्सेप्ट थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन फिर भी यहां पर मैच होते नजर आएंगे आपको। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, जनजातियों में कौन कौन से प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। तो जनजातियों के प्रकार या जनजाति में पाए जाने वाले परिवारों की यहां पर परिवारों को डिस्कस करना है। जनजाति में कितने प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। अथवा में है, मानव शास्त्रियों ने किन कसौटियों के आधार पर परिवार के प्रकारों का वर्णन किया है। तो परिवार के प्रकार आपको बताना है और विशेष तौर पर कहां पर, जनजातियों के अंतर्गत। इसी प्रश्न का अथवा में है, वंशानुक्रम, आवास तथा विवाह के आधार पर परिवार के स्वरूप का वर्गीकरण कीजिए। परिवार के स्वरूप का वर्गीकरण करना है। दैट मीन्स कि वंशानुक्रम के आधार पर, आवास के आधार पर और विवाह के आधार पर आपको परिवार बताने हैं। तो इसमें करना कुछ भी नहीं है, वंशानुक्रम के आधार पर परिवार का वर्णन करना है, उसके बाद में आवास के आधार पर जो परिवार है उनका वर्णन करना है, और फिर विवाह के आधार पर जो परिवार है उनका एक साथ वर्गीकरण आपको करना है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, परिहार एवं परिवार और परिहास, परिहार और परिहास संबंध के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। किसके?
परिहार क्या होता है और परिहास क्या होता है, दोनों के बीच में संबंध क्या है। तो यहां पर अपने आप में ही 3 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। पहले आपको परिहार को समझाना होगा, उसके बाद परिहास को समझाना होगा, और फिर तीसरे कॉन्सेप्ट के तीसरे पॉइंट के रूप में आपको इन दोनों का संबंध बताना होगा। और आगे है, इस प्रकार के व्यवहारों की सार्वभौमिकता के कौन कौन से कारण आप दे सकते हैं। सार्वभौमिकता के कारण आपको बताना है, अर्थात ये कि इनके बीच में जो संबंध है वो संबंध स्थायी रूप से क्यों बने हुए हैं, उन संबंधों के बने हुए होने के पीछे के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है। इसी प्रश्न का अथवा में होगा, अथवा होगा कि नातेदारी के नियामक व्यवहारों से आप क्या समझते हैं। नातेदारी के नियामक व्यवहार, ठीक है, सार्वभौमिक रूप से पाए जाने वाले कुछ नियामक व्यवहारों का उल्लेख कीजिए। तो सार्वभौमिक रूप से जो नियामक व्यवहार पाए जाते हैं, अर्थात कि हर परिवार में, हर समाज में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जो सभी जगह परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं। ऐसे व्यवहारों की चर्चा आपको करनी है। क्लियर है ना। तो ये नातेदारी के नियामक व्यवहार और ऐसे व्यवहार जो सभी जातियों में नजर आते हो, उन व्यवहारों का वर्णन आपको करना है। चलिए प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। धर्म की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो धर्म की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत है, ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनका आप वर्णन कर सकते हैं, ऐसे सभी सिद्धांतों का आपको वर्णन करना है। अथवा में पूछा जा सकता है कि आतंकवाद और मानववाद से आप क्या समझते हैं, दोनों का मध्यवर्ती अंतर समझाइए। दोनों का मध्यवर्ती अंतर समझाइए। आतंकवाद क्या है, मानववाद क्या है, और दोनों के बीच में अंतर क्या है, इनको आपको समझाना है। तो 3 कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपका यह क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहा है। प्रश्न नंबर 7 लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में है, भारत में स्वतंत्रता के बाद जनजातीय कल्याण के लिए किए गए प्रयत्नों का मूल्यांकन कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं। भारत में जब स्वतंत्रता मिली तो स्वतंत्रता के बाद जनजातीय कल्याण के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, उन सभी कदमों का, अर्थात कि उन सभी प्रयासों का आपको वर्णन करना है। अथवा में है, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए भारत में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। प्रश्न देखने में थोड़ा सा भाषा के आधार पर देखोगे तो अलग जरूर है, लेकिन दोनों का ही मेन कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है। दोनों ही कॉन्सेप्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद में कौन कौन से कदम जनजातीय कल्याण के लिए उठाए गए हैं, वर्णन कीजिए। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, ग्रामीण समाज क्या होती है, इसको परिभाषित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई कॉन्सेप्ट आपको दिया जाए और उसका अर्थ पूछा जाए, आपसे अर्थ पूछा जाए, तो अर्थ के साथ आपको परिभाषा देना ही चाहिए। ठीक है, अर्थ पहले अर्थ लिखेंगे, उसके बाद उसकी परिभाषा लिखना आवश्यक है। और जब आपसे परिभाषित करने को कहा जाए तो भी आपका सेम कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अर्थ और अर्थ के बाद परिभाषा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण समाज के प्रकार बताइए। तो कौन कौन से टाइप होते हैं रूरल सोसाइटी के, वो टाइप भी आपको बताने होंगे। तो ग्रामीण समाज, रूरल सोसाइटी क्या होती है, और रूरल सोसाइटी के टाइप अर्थात की प्रकार कौन कौन से हैं, ये समझाना है। अथवा में दिया गया है कि ग्रामीण समाज की अवधारणा बताइए, अर्थात कि ग्रामीण समाज का अर्थ मात्र आपको यहां पर बताना है परिभाषा के साथ में। अथवा में है, ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, सबसे पहले ग्रामीण समाज आपको बतानी है, रूरल सोसाइटी क्या होती है परिभाषा के साथ में। उसके बाद रूरल सोसाइटी अर्थात ग्रामीण समाज के प्रकार बताने हैं। उसके बाद में ग्रामीण समाज की विशेषताएं बतानी है। तो ये आपसे 3 कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं, अर्थ, प्रकार और विशेषताएं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, संयुक्त परिवार की परिभाषा। संयुक्त परिवार की परिभाषा दीजिए तथा उसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहां पर आपको अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं। क्लियर है ना। अथवा में है संयुक्त परिवार का अर्थ। संयुक्त परिवार का अर्थ, तो यहां अर्थ के साथ परिभाषा, याद है ना। ठीक है, आगे है भारतीय संयुक्त परिवार की विशेषताएं लिखिए। सेम प्रश्न है, कोई चेंजेस नहीं है। अथवा में है संयुक्त परिवार की परिभाषा देते हुए इसके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। एक नया कॉन्सेप्ट आ चुका है। क्या क्या रिपीट हुआ यहां पर, संयुक्त परिवार का अर्थ परिभाषा के साथ में, उसकी विशेषताएं और उसके कार्य। ये 4 कॉन्सेप्ट या 3 कॉन्सेप्ट है आपके सामने। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। क्या कहा जा रहा है,
हिंदुओं में जो विवाह होते हैं वो एक धार्मिक संस्कार के तौर पर होता है, ना कि संविदा के तौर पर, ना कि संविदा के तौर पर। मतलब संविदा मतलब कि एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो उक्त कथन की विवेचना कीजिए। तो आपको यह समझाना है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, कोई एग्रीमेंट नहीं है। ये आप इसका डिटेल में वर्णन करना है। अथवा में है कि एक हिंदू विवाह एक ऐसा औपचारिक धार्मिक कृत्य है, औपचारिक धार्मिक कृत्य जिसके द्वारा व्यक्ति अपना गृहस्थ जीवन प्रारंभ कर पाता है। व्याख्या कीजिए। सेम प्रश्न है, कोई डिफरेंट नहीं है, भाषा जरूर अलग है लेकिन प्रश्न एक ही है, ठीक है। तो ये यहां पर कंप्लीटली दोनों ही प्रश्नों में आपको एक ही टर्म पूछी गई है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, ना कि कोई संविदा। एक्सप्लेन करना है। क्लियर है? अच्छा, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, धर्म की परिभाषा देते हुए ग्रामीण सामाजिक संरचना में धर्म की भूमिका समझाइए। धर्म की भूमिका किसके बारे में पूछा गया है? धर्म क्या होता है, धर्म का अर्थ, परिभाषा। इसके बाद में ग्रामीण सामाजिक संरचना में, ग्रामीण सामाजिक संरचना में सोशल स्ट्रक्चर जो होता है रूरल एरिया का, उस स्ट्रक्चर में अर्थात उसकी संरचना में धर्म की क्या भूमिका होती है, मतलब धर्म की क्या प्रासंगिकता है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है अथवा में कि धर्म से आप क्या समझते हो, भारतीय ग्रामीण धर्म की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो कुल मिलाकर के यहां पर अगर एक कॉमन सेंस के रूप में अगर हम प्रश्न को डिस्कस करें तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यहां पर धर्म का अर्थ पूछा गया है और दूसरी बात धर्म की भूमिका पूछी गई है, धर्म की विशेषता पूछी गई है। किसके परिप्रेक्ष्य में? तो ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में, कि धर्म की ग्रामीण समाज के अंतर्गत क्या भूमिका है या क्या विशेषताएं रही है। बात समझ आई ना? प्रश्न नंबर 12 लेते हैं, नगरीय विकास से संबंधित प्रमुख मुद्दों का उल्लेख कीजिए। किससे? नगरीय विकास, नगरीय विकास। तो संभवतः आप सभी लोग इनका सबका आंसर दे पाएंगे। अगर एक एक दो बार भी आप इनके आंसर पढ़ लेंगे ना विस्तार से, तो बहुत क्लियरिटी के साथ में, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ में इनके आंसर आप स्पष्ट रूप से लिख पाएंगे। कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी। सिर्फ 2-3 बार मात्र आपको किताब से या मैं जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं उससे कहीं से भी पढ़ना है, बस पढ़ना है आप लोगों को। आप इजीली इनके आंसर जो है हैंडल कर पाओगे। क्या कहा जा रहा है? नगरीय विकास से संबंधित प्रमुख मुद्दों का उल्लेख कीजिए, उनके विकास हेतु प्रयासों पर टिप्पणी कीजिए। तो कुल मिलाकर के नगरीय विकास के से संबंधित क्या क्या मुद्दे आपके सामने हैं उनके बारे में बताना है। उसके बाद में उन मुद्दों को आसान करने के लिए या उन मुद्दों से निपटने के लिए या नगरीय विकास करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों पर टिप्पणी करना है। बात समझ आई? अगला प्रश्न है, नगर नियोजन की अवधारणा को समझाइए। नगर नियोजन क्या होता है? नगर नियोजन क्या होता है इसको समझाना है। अथवा में है, भारत में नगर नियोजन एवं प्रबंधन को समझाइए। तो यहां पर दोस्तों नगर नियोजन के साथ में प्रबंधन को भी साथ में जोड़ दिया गया है। तो दोनों ही टर्म को एक साथ आपको लेकर के चलना है इस प्रश्न के अंतर्गत। अथवा में है, नगर नियोजन के मूल तत्वों की विवेचना कीजिए। तो जो ये मूल तत्व है, इन मूल तत्वों के आधार पर ही आप नगर नियोजन और प्रबंधन को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो जब भी आप नगर नियोजन वाला ये कॉन्सेप्ट पढ़ने बैठोगे तो आपको कहीं अलग नहीं जाना है, उसी एक प्रश्न के आंसर में ही इन सभी टर्म की पूर्ति हो जाएगी, इस क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल हो जाएगी। क्लियर है ना? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सेकंड लास्ट प्रश्न बचा है, राष्ट्रीय एकीकरण से क्या समझते हो? राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकीकरण क्या है? भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है और राष्ट्रीय एकीकरण के अंतर्गत भारत में क्या क्या समस्याएं आ रही है, तो इनके बारे में आपको वर्णन करना है। अथवा में है, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। आई थिंक कि क्वेश्चन का मतलब आप समझ चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वही डिस्कस करना पसंद करता हूं जहां पर टर्म कहीं पर उलझी हुई हो, समझ ना आ रही हो। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती हमारे साथ में क्या होती है, जब एग्जाम में बैठते हैं आंसर राइटिंग के लिए, तो लगभग 4 से 5 बार हमें क्वेश्चन को ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एक बार में क्वेश्चन समझ ही नहीं आता है। उसके पीछे गलती ये नहीं है, ये मैटर नहीं करता है कि वो कितना टफ लैंग्वेज यूज की गई है, बल्कि मैटर ये करता है कि हमने उस प्रश्न को ठीक से घर पे कभी पढ़ा ही नहीं पूरे साल भर में, है ना। तो एक बार अच्छे से जब आप क्वेश्चन को एनालाइज कर लोगे ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सही दिशा में आप आंसर राइटिंग करके आओगे। कब? जब आप क्वेश्चन को भली भांति समझ लोगे कि आपसे पूछा क्या गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न लेते हैं और आखिरी प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एक मिनट
कहां पर गायब हो गया भैया, ये रहा, ठीक है। संयुक्त परिवार, प्रश्न नंबर 15 है, संयुक्त परिवार को विघटित या परिवर्तित करने वाले कौन कौन से कारक है? तो संयुक्त परिवार को कुल मिलाकर कहें तो तोड़ने वाले कौन कौन से कारक हैं? संयुक्त परिवार को तोड़ने वाले या उनमें परिवर्तन लाने वाले कौन कौन से कारण रहे हैं? संयुक्त परिवार का भविष्य क्या है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है, बहुत विस्तार से करना है और दिल से करना है, खूब जम करके करना है, क्योंकि अभी यही परिदृश्य चल रहा है। वर्तमान समय को अगर आप देखोगे ना तो पिछले 10 सालों से लेकर के आने वाले और 10 से 15-20 सालों तक में अगर ये समय देखोगे तो ये संयुक्त परिवार के लिए बड़े ही घातक सिद्ध हो रहा है ये समय। तो इस समय में कई सारे ऐसे कारक उभर कर सामने आए हैं जिन्होंने संयुक्त परिवार को तोड़ने का, विघटित करने का कार्य किया है। तो इसके आधार पर हम क्या भविष्य देखते हैं संयुक्त परिवार का, इन सब के बारे में विस्तार से डिस्कस करना है आपको। अथवा में पूछा जा सकता है कि संयुक्त परिवार के परिवर्तित प्रतिमानों पर प्रकाश डालिए। परिवर्तित प्रतिमान मतलब सिंपल सी कहानी, अगर मैं कहूं सिंपल शब्दों में कहूं, आसान शब्दों में, तो संयुक्त परिवार के परिवर्तन जो है, जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के बारे में आपको बताना है, जो बदली हुई परिस्थितियां हैं। आज की संयुक्त परिवार कैसा है और आज से 20 साल पहले का संयुक्त परिवार कैसा हुआ करता था, उसके बारे में हमको यहां पर बताना है। क्लियर है? तो ये 15 प्रश्न उन दोस्तों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की खोज कर रहे थे, जिनका एग्जाम कल परसों मंडे संडे को होने वाला है, उन दोस्तों के लिए ये 15 प्रश्न है। और अगर आपके एग्जाम में अभी कुछ समय बचा हुआ है, लगभग 8 दिन बचे हुए, 10, 12, 15 दिन बचे हुए हैं, तो दोस्तों थोड़ा सा रुकिए। वो 10 टर्म में 10 कॉन्सेप्ट में आपको और दे रहा हूं जो लघुत्तरीय प्रकृति के रूप में आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहली टर्म है आपसे आश्रम व्यवस्था। क्या है? आश्रम व्यवस्था। इसके बारे में आप कंप्लीट पढ़ करके जाओगे, अब इसे पढ़ करके तैयार कर लीजिए इसको। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है पुरुषार्थ। क्या है दोस्तों? पुरुषार्थ। क्लियर है? आश्रम व्यवस्था है, पुरुषार्थ है। तीसरा कॉन्सेप्ट है भारतीय समाज के अरण्यक आधार। अरण्यक आधार, भारतीय समाज का अरण्यक आधार क्या था, इसको समझाना है। और इसके बाद में 2 कॉन्सेप्ट अलग से है टिप्पणी करने के लिए। जनजातियों में अधिमान्य विवाह क्या होता है और अनुलोम विलोम प्रतिलोम विवाह क्या होता है, ये आपको बताना है। 5वां कॉन्सेप्ट है आपके सामने जनजाति और अनुसूचित जनजाति दोनों में अंतर आपको बताना है। ठीक है, जनजाति और अनुसूचित जनजाति में अंतर बताना है। 6ठा कॉन्सेप्ट के रूप में है आत्मवाद या जीववाद। क्या होता है? आत्मवाद या जीववाद। ध्यान से सुनते चलिएगा। लघु एवं बृहद परंपराओं, लघु एवं बृहद परंपराएं, लघु एवं बृहद परंपराएं क्या होती है, इनको समझाना है। 8वें कॉन्सेप्ट के रूप में है जाति के प्रकार। क्या है दोस्तों? जाति के प्रकार। 9वें कॉन्सेप्ट के रूप में भारत में नगर नियोजन। क्या है? नगर नियोजन। और लास्ट कॉन्सेप्ट है राष्ट्रीय एकीकरण। तो दोस्तों नगर नियोजन और राष्ट्रीय एकीकरण ये तो आपने दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों में भी आपने पढ़ा है। अगर वहां कंप्लीट कर लोगे तो ये 9 और 10 नंबर के क्वेश्चन से यहां पर छुटकारा मिल जाएगा आपको। बाकी की जो 8 टर्म मैंने अभी यहां पर बताई है लघुत्तरीय प्रकृति की टर्म, इनको आपको अच्छे से और फोकस के साथ में कंप्लीट करना है। दोस्तों ध्यान सुनिएगा, एक बात याद रखिएगा कि बताना मेरा काम है, बताना मेरी ड्यूटी है, बता करके मैं चला जाऊंगा। दोस्तों इस पर तैयारी करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। स्टूडेंट आप है, थोड़ी मेहनत आप, थोड़ी क्या मैक्सिमम मेहनत आपको करनी होगी। नंबर अच्छे आपको लेना है, भविष्य आपको अच्छा बनाना है, तो दोस्तों मेहनत तो आपको करनी ही होगी। सारी मेहनत हम लोग नहीं कर सकते, टीचर इतनी मेहनत नहीं कर सकता, क्योंकि आपका दृष्टिकोण अलग होता है। हमारा काम सिर्फ आपको मार्ग दिखाना होता है। सो मैंने आपको दिखा दिया है, ये क्वेश्चन दे दिए हैं। ये क्वेश्चन मैंने अपनी पूरी निष्ठा के साथ दिए हैं, मैंने पूरे अपने कॉन्फिडेंस से दिए हैं, अपने अनुभव से दिए हैं। याद रखिएगा, इसलिए आपकी ड्यूटी बनती है कि जो प्रश्न मैं देकर जा रहा हूं, इस एक एक कॉन्सेप्ट को पूरी ईमानदारी के साथ में अच्छे से किताब से पढ़िएगा। आंसर इसको कहां कैसे कैसे मिलेगा दोस्तों, देखिए पहली कंडीशन तो मैं आपको सामने ये रख रहा हूं कि यदि मैक्सिमम आप लोगों की कमेंट आती है तो मैं और मेरी टीम मजबूर हो जाएगी इसकी आंसर शीट बनाने के लिए। यदि मैक्सिमम आप लोग कमेंट करते हो, अगर आंसर शीट की डिमांड करते हो तो, और यदि डिमांड नहीं आती है तो फिर आप आंसर शीट कैसे कलेक्ट करोगे? सुनिए जरा, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने दिए ना, इस कॉन्सेप्ट को अपनी बुक में मैच कीजिए, अपनी बुक में मैच कीजिए। कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर मिल जाएगा। कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो बुक में नहीं मिल पा रहा है तो उसको गूगल पर सर्च कर लीजिए, और जहां पर भी आपको मिले, गूगल पे मिले, किसी किताब में मिले, किसी पब्लिकेशन की सीरीज में वो कॉन्सेप्ट मिले, वहां से उसका स्क्रीनशॉट लेकर के कैसे भी आप नोट डाउन कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ये आप पर मैटर करता है। आप कैसे भी करके अपना एक नोट्स तैयार करें और उसके बाद आप इसकी एग्जाम दें। अगर अच्छे नंबरों की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी होगी, और जब ये एनालाइज करोगे आप लोग, इसका आंसर कलेक्ट करोगे, तो
जो क्वेश्चन मैंने दिए ना, इन क्वेश्चनों से आप पूरी तरह व्यवहारिक हो चुके होंगे। ये क्वेश्चन की टर्म जो है ना, ये आपको पूरी तरह से आपके लिए परिचित हो चुकी होगी। जब एग्जाम में इस टर्म को देखोगे तो आप एक ही बार में पकड़ लोगे फट से, और इसकी बहुत शानदार आंसर राइटिंग करके आने वाले हो आप लोग। क्लियर है ना? तो अब याद रखिएगा, अगर आंसर शीट चाहिए तो मैक्सिमम कमेंट करनी होगी, 4 से 5 दिन का टाइम मुझे देना होगा। और अगर आप लोग बाद में इस सेशन को देख रहे हैं और अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो, बाद में मतलब कि 1-2 महीने बाद अगर इस सेशन को आप लोग देख रहे हो, तो अब आपके दिमाग में चल रहा हो कि क्या पता यार सर ने आंसर शीट डाली या नहीं डाली, दी या नहीं दी, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने आंसर शीट इस सेशन की दी होगी, मैं बाद वाले स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं, तो इसकी डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहां पर आंसर शीट की लिंक मिल जाएगी। अगर मैंने दी होगी तो, और नहीं दी होगी तो मैं स्पष्ट लिखा होगा कमिंग सून। ठीक है ना? बात समझ आई आप लोगों को? हाँ, लेकिन जो अभी करंट में ही देख रहे हैं ना, उन लोगों के लिए मेरा स्पष्ट है, मैक्सिमम कमेंट आपकी आएगी, चाहे वो व्हाट्सएप पर आए, टेलीग्राम पर आए या यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आए, कहीं पर भी आए, मैक्सिमम कमेंट यदि आती है तो मैं बिल्कुल इसकी आंसर शीट बनवाऊंगा मेरी टीम को बोलकर, क्योंकि समय लगता है आंसर शीट बनाने में दोस्तों। ऐसे ही घंटे 2 घंटे में नहीं बन जाती, 3-4 दिन मेहनत करना पड़ता है, तब इसकी आंसर शीट तैयार हो पाती है, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट की लैंग्वेज हमको आसान करनी होती है। किताब में चूंकि थोड़ी टफ लैंग्वेज होती है, उसको आसान करने में थोड़ा समय लगता ही लगता है। बात समझ आ गई? क्लियर हुआ है? ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले सेशन में। और अगला सेशन आप लोगों पर ही डिपेंड कर रहा है। अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं तो इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है सोशियोलॉजी का, फर्स्ट ईयर में प्राथमिक समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणा, उस पर सेशन चल रहे हैं अभी, तो उसको एंजॉय कीजिए। यदि स्पेशल लेक्चर की डिमांड है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइए कौन सा सेशन आपको चाहिए, मैं प्रयास करूंगा उसको लाने की। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।